जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि अब हम बात करेंगे कि इस बार की जनगणना में सोशल इंजीनियरिंग वाला जो पहलू है वो कितना महत्वपूर्ण है और इस पर जाहिर सी बात है कि राजनीति भी हो रही है। तो जनगणना में सोशल इंजीनियरिंग की सियासत, राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना तो जारी कर दिया है। पहली बार 1 मार्च 2027 को जाति गणना में जातियों की गिनती के साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक विकास का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। लेकिन देश की विपक्षी दलों और खासतौर पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को इस मामले में अपनी आबादी और हक की सियासत करनी है, ऐसा लग रहा है। तो जाहिर है कि पार्टी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है और अब तो मंशा पर भी सवाल उठा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने राज्य कर्नाटक को चर्चा से गायब कर रही है, उसकी बात नहीं करती। जहां सीएम सिद्धारमैया ने जाति गणना को रोकने के लिए आला कमान की आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के नेता और मौजूदा सीएम के पुत्र यतींद्र का कहना है कि कांग्रेस आला कमान ने जाति गणना रिपोर्ट रोककर ओबीसी समाज के साथ नाइंसाफी की है। राहुल गांधी ने दबाव में आकर जाति जनगणना दोबारा कराने का फैसला ले लिया है कर्नाटक में। यतींद्र सिद्धारमैया का मानना है कि मौजूदा कास्ट सर्वे लागू होने पर ओबीसी समाज मजबूत होता, लेकिन कांग्रेस के अंदर का विरोध ऐसा नहीं होने दे रहा है। सत्ता में बने रहने और सियासत में स्थायी भाव बनाने के लिए परिवारवादी दलों ने सोशल इंजीनियरिंग को सबसे बड़ा टूल बनाया हुआ है। यही वजह है कि ममता बनर्जी की ओबीसी लिस्ट को कोर्ट ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने नई आरक्षण सूची तैयार कर दोबारा कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे दोबारा सूची जारी करने पर भी रोक लगा दी। तो बंगाल में बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ममता बनर्जी ने 86 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी में लाकर उसे आरक्षण देने की साजिश की थी। उधर मुस्लिम संगठन के बड़े जमात के नेता महमूद मदनी ने जनगणना में सभी मुस्लिम समुदाय को अपनी जाति उल्लेखित करने की अपील की है। उन्होंने कहा, इस्लाम में जातीय भेदभाव नहीं है, लेकिन यह समय की मांग है कि दीर्घकालिक प्रभाव के कारण उन्हें अपनी जातीय पहचान शामिल करनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्गों को सामाजिक कल्याण की योजना के उद्देश्य से जाति गणना की जरूरत महसूस हुई है, लेकिन जिन्हें जाति की सियासत करनी है वो इसमें भी मतलब अपना ढूंढ रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इस बार की जनगणना में जो जाति गणना है वो एक बड़ा पहलू है और उसी से जुड़ा हुआ है सोशल इंजीनियरिंग का मामला। सोशल इंजीनियरिंग जो है वो सियासत का एक बहुत बड़ा टूल है, लेकिन कर्नाटक जो है गले की हड्डी बन गया है कांग्रेस के लिए। तो वहां पर जो सिद्धारमैया के पुत्र यतींद्र सिद्धारमैया हैं, उन्होंने क्या कुछ आला कमान पर सवाल उठाया, आइए देखते हैं। ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅವರೇ ತೆಕ್ಕರಾಗಿ ತೆಗೆದಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಜಾತಿ ಗಣತಿನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಆಗಲ್ಲ. आप यतींद्र सिद्धारमैया को सुन रहे थे, ये वहां पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सुपुत्र हैं। उन्होंने खास तौर पर यह बात कही कि ये जो कर्नाटक का जाति सर्वे था, जाति गणना थी, उसको कांग्रेस आला कमान ने रोका क्यों? उससे ओबीसी समाज के एक बड़े वर्ग को फायदा होना था, लेकिन अब कांग्रेस आला कमान इस पर रोक लगा रहा है, कह रहा है फिर से करवाएंगे। तो वो इससे नाइत्तेफाकी जाहिर कर रहे थे। और जाति जनगणना पर दीपेंद्र हुडा जो हरियाणा कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा कि 2011 के सेंसस से अलग नहीं है ये वाला अभिपत्र इस बार वाला। तेलंगाना की हमारी सरकार ने, रेवंत रेड्डी सरकार ने विस्तृत जानकारी जुटाई, सोशो इकोनॉमिक हर इंडिकेटर को, और एक डिटेल्ड प्रोसेस के माध्यम से एक विस्तृत नोटिफिकेशन बड़े बारीकी से निकाला गया था, ताकि सारी जानकारी आए। उन जानकारी के आधार पर सरकार सही नीतियों में बदलाव लाए। उस तरह का कोई नोटिफिकेशन भारत सरकार ने नहीं निकाला। हमारी जो मांग थी उस मांग को सरकार ने नहीं माना है। अपना एक नोटिफिकेशन निकाला है जो 2011 के नोटिफिकेशन से ज़्यादा भिन्न नहीं है। तो अब आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, हमें उसका इंतजार रहेगा।
और वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा कि समाज का एक तबका सिस्टम को रोकने का काम कर रहा है। आज का जो ऑर्डर है, आज का कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन या फैसला है, उसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल जो भी पब्लिक का इशू सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, तो वो वन सेक्शन दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द सिस्टम, वो लोग डिस्टर्ब करने के लिए, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होने के लिए और ये बढ़ाने के लिए कोर्ट में चला जाते हैं और ये ट्रबल रह जाता है। दरअसल टीएमसी के नेता कुणाल घोष ये बात तब कह रहे हैं जब हाईकोर्ट से दो बार झटके लग चुके हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि ओबीसी लिस्ट में वहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप है ममता बनर्जी की सरकार पर कि मुस्लिम जातियों को ज्यादा संख्या में शामिल कर दिया। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 बार इसको रिजेक्ट किया है और इसी पर कुणाल घोष कह रहे थे कि कुछ लोग इसको रोकने का काम करते हैं, यानी कि झटका लगा है हाईकोर्ट से, लेकिन इसमें भी टीएमसी जो है वो राजनीति खेल रही है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तुष्टीकरण के कारण कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। कोर्ट का जो जजमेंट आया है 76 मुस्लिम वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के द्वारा रिजर्वेशन देने का कोशिश किया, हाईकोर्ट इंटरिम स्टे लगा दिया। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में भी ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। अगले साल वहां पर, अब तो साल भर से भी कम हो गए, वहां पर चुनाव भी होना है विधानसभा का। खैर, आज इसी पर हम खास चर्चा करते हैं कि जनगणना में ये जो सोशल इंजीनियरिंग वाला पहलू है ये कितना सियासी है, इस पर कितनी सियासत हो रही है। इसी पर बात करने के लिए शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। साथ में हमारे साथ दुष्यंत नागर जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखते हैं, बहुत बहुत स्वागत दुष्यंत नागर सर आपका भी और शुभेंदु शेखर जी आपका भी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। मैं उनसे जरा चर्चा को विस्तार भी दे देता हूं। विनोद जी, इस बार तो ऐसा लगता है कि जनगणना में ये जो जाति गणना, सोशल इंजीनियरिंग, इसमें कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ये सारी चीज़ें मिल करके ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म सा तैयार हो रहा है जिस पर ज़बरदस्त चौके छक्के लगाएंगे हमारे जो राजनीतिक दल के नेता हैं और पार्टियां हैं। लाल जी, अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए कि 1 मार्च 2027 की ये जनगणना है और इसकी जो पहला फेज है उसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होनी है जी। जहां बर्फीले इलाके हैं उन सब इलाकों में पहले फेज में इसका होना है। दूसरे फेज का जो है 27 के बाद 1 मार्च 2027 की एक रिपोर्ट होगी। लेकिन ये एक सरकार की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को लेके कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की हो रही है। लगातार इसमें कहा जा रहा है कि अब इसमें जाति नहीं जोड़ा गया है, ये जनगणना में ये मॉड्यूल नहीं रखा गया है जी। तो अब सवाल ये है कि कल तो आपको पीआईबी ने फैक्ट चेक करके भी दिखा दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसमें सारी चीजें हैं। तो अब ये जो अपनी अपनी सियासत है इस जनगणना में, इसको लेके आप इस बात को लेके आज की आपकी रिपोर्ट में देखिए कि जिस जाति गणना की बात करके जिसकी आबादी उतनी हक की बात राहुल गांधी करते करते कर्नाटक से लेके तेलंगाना को मॉडल बता रहे थे, तो भाई साहब आज कर्नाटक में सिद्धारमैया क्यों कह रहे हैं कि कैबिनेट का डिसीजन था और कैबिनेट का डिसीजन हमारा अभी भी इंटैक्ट है, आलाकमान का फैसला है इसलिए हम इसको बदल रहे हैं। उनका बेटा क्यों ये सवाल उठा रहा है कि एक ओबीसी के एक बड़े वर्ग जो है उसको ये इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के उससे उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला था जिसे आलाकमान ने रोक दिया। क्यों आप पे ये आरोप लग रहे हैं? इसलिए आरोप लग रहे हैं कि आपकी मंशा सही नहीं थी। आप सिर्फ राजनीति करना चाह रहे थे इस कास्ट सर्वे के नाम पे, तेलंगाना का मॉडल दिखा के या अलग अलग स्टेट में। ये भारत सरकार का काम है, भारत सरकार का ये काम है जनगणना कराने की। उसकी एक विधिवत प्रक्रिया है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है जाति जनगणना कराए। ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का एक बड़ा प्रारूप सामने में लोगों का होगा जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति भी समझी जाएगी या जो अति पिछड़े और पिछड़े दलित समाज के लोग हैं जिनका अभी तक वो फायदा नहीं पहुंचा है वो भी उस लेयर में आगे बढ़ेंगे।
आप लोग इस सियासत करके इसमें अपने अपने हिस्से की सियासत कर रहे हैं। और आप ही के सियासत में जब आप शुभेंदु अधिकारी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, तो संविधान सम्मत में अगर जाति के इसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी की कोशिश देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से इसको नकारे जाने के बाद, हाई कोर्ट के नकारे जाने के बाद फिर से एक सूची बना के लाती है और उसमें 67-62 जो है उसमें हिंदू समाज के ओबीसी है और उसमें 76-80 के आसपास में मुस्लिम समाज के। तो ये ऐसी सूची को कौन मानेगा? और ऐसी सूची से आप मैसेज क्या देना चाहेंगे जब ममता बनर्जी खुलेआम मंच से कहती है कि हम कोर्ट को मानवो ना, मानवो ना, मानवो ना? तो आप बताइए कि इस जाति गणना के नाम पे जो ये सियासत हो रही है वो इसके ऑब्जेक्टिव को फेल कर रही है। कोर्ट के ना मानबो ना, तो मैं वो कहता हूँ बंगाली थोड़ी तो मुझे भी आती है कि ई ना चोलवे, ई ना चोलवे। बाकी शुभेंदु शेखर दा जो हैं वो इस पर ज़्यादा विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ज़रा मैं दुष्यंत नागर जी का रुख करते हूँ। दुष्यंत नागर सर, कांग्रेस के पोजीशन को अगर हम समझना चाहें जाति गणना पर, जाति की राजनीति पर, थोड़ा सा मतलब समझने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। नेहरू जी का रुख, इंदिरा जी का रुख, राजीव गांधी जी का रुख हम सब जानते हैं क्या था। उसके बाद जो मनमोहन सिंह की सरकार बनी उस समय कांग्रेस का क्या रुख था वो भी हम जानते हैं। केंद्र के स्तर पर 2011 में जनगणना करवाई जाती की वो भी जानते हैं। उसके बाद वो आज तक उसकी सार्वजनिक नहीं हुई। जो कर्नाटक की बात है वो हमने सुनाई ही, सिद्धारमैया के सुपुत्र क्या कह रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें कांग्रेस आखिर है कहां, किस कांग्रेस को हम लेकर चलें, जाति गणना पर कांग्रेस के किस रुख को लेकर के चलें। आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस को नजदीक से समझते हैं, आप हमें समझाइए। देखिए, ऐसा है, आपको नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रुख को फॉलो करना चाहिए, उसे ऑथेंटिक और सही मानना चाहिए। बिल्कुल आपने ये कहा है कि ओबीसी आरक्षण का कांग्रेस पार्टी ने किसी समय पे विरोध किया था जी। लेकिन हमें ये देखना होगा कि राजीव गांधी जी ने ही पहली बार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण को इंट्रोड्यूस किया और पंचायती राज प्रणाली में उसको लागू किया, जिससे ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के जो चुने गए प्रतिनिधि, उनमें ओबीसी की संख्या बढ़ी और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में उसका समाज को काफी लाभ मिला। लेकिन जो विषय जिसके ऊपर जो आपके डिबेट के केंद्र में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर वहां के मुख्यमंत्री जी के पुत्र या मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि फॉर्मेट चेंज करने के लिए, देखिए निश्चित रूप से तेलंगाना का जो फॉर्मेट है कास्ट सेंसस का, उसकी चारों तरफ सराहना हो रही है और ओबीसी वर्ग के जितने विद्वान हैं और जितने एक्टिविस्ट हैं उन सब लोगों ने उसकी सराहना करी है। हो सकता है कि एक अच्छा मॉडल है, वो उस पे कास्ट सेंसस कराना चाह रहे हो या कास्ट सर्वे कराना चाह रहे हो जी। लेकिन अगर राज्य सरकार को ये लगता है कि जो कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे उन्होंने किया है उससे ओबीसी के हितों को फायदा हो रहा है, वर्ग एक लाभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से उन्हें वो कह रहे हैं, कर्नाटक से वो कह रहे हैं कि इस पर तो कांग्रेस आला कमान रोक लगा दे रही है। मैं उसका समर्थन करूंगा और ये बात बिल्कुल ऐसी सच्चाई इसमें नहीं हो सकती कि कांग्रेस आला कमान माननीय खड़गे जी, जो खुद इतने बड़े सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, जिनके अध्यक्ष बनने के बाद में इस पूरे आंदोलन में सर मैं एक मिनट कनेक्ट कर देता हूँ। वो आला कमान खड़गे जी नहीं है, आला कमान सिर्फ राहुल गांधी है, मीटिंग में वही थे। देखिए मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी आला कमान है, इसमें कोई मतलब अस्वीकार करने की बात नहीं है, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है तो हो सकता है, देखिए एक मॉडल दूसरा आ गया, तेलंगाना का मॉडल आ गया और दिल्ली में और जो ये संविधान सम्मेलन हो रहे हैं, तो कास्ट सेंसस को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें आप देखिए तो जितने वक्ता वहां पे समाज के थे, वैसे मैं आपको बता दूं सर, वैसे बता दूं तेलंगाना के मॉडल पर भी चाहे केसीआर जी की पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने बहुत सारी कमियां गिनाई हैं, लेकिन मैं आता हूं उस पर। पहले जरा शुभेंदु शेखर दा के पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी सर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में 2 बार हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया लिस्ट को कि ना ये ना चोलबे, अब उधर दीदी कह रही है कि नहीं मानबे ना कोर्ट को, तो फिर जो है पश्चिम बंगाल में तो ये लगता है
अगले साल वहां पर चुनाव भी होना है। यह बड़ा मुद्दा बनने वाला है ओबीसी लिस्ट, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जो ओबीसी कमीशन है उनके चेयरमैन ने भी इस बात को लेकर सबसे पहले इस चिट्ठी लिखी थी वहां के प्रमुख सचिव को। देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से और समझदारी से बताना चाहता हूं, और दुष्यंत नागर जी को खराब भी नहीं लगना चाहिए। वो तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रवक्ता तो है नहीं कांग्रेस के कि उनको खराब लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने सभी तरीके अपना लिए, उनको ये समझ में नहीं आया कि अब जीता कैसे जाए। तो उनको एक तरीका समझा दिया किसी ने कि भैया, यदि हम हिंदुओं के अंदर कुछ बंटवारा कर दें, जैसे ओबीसी को अलग कर लिया जाए या कोई और ऐसा तबका जोड़ के मिला लिया जाए, तो शायद कांग्रेस के अच्छे दिन आ जाए। इस चक्कर में वो लगातार ये कह रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। और बिहार वाले मुद्दे पे तो उन्होंने इनके राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। और ये भूल जाते हैं कि 2011 में जब जाति जनगणना की पूरी रिपोर्ट सबमिट होनी थी, तो यही अजय माकन और यही शिंदे साहब ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे दिया कि यदि हम ये रिपोर्ट को साझा कर देंगे तो पूरे देश में गृह युद्ध हो जाएगा। अब भैया, गृह युद्ध हो जाएगा 2011 में जाति जनगणना की रिपोर्ट को पब्लिक में करने से। तो अब ये लोग क्यों मांग कर रहे हैं? इनका केवल और केवल मांग यही है कि भारत के हिंदुओं को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर चाहे देश जाए, विकास जाए कहीं पर जनगणना करा ले, और कहीं जहां उनको फायदा होता है बिहार या कहीं पे, वहां पे वो करना चाहते हैं। और अभी आप ठीक है, शुभेंदु शेखर दा, क्या यही कोशिश ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में कर रही है? मैं आ रहा हूँ दुष्यंत सर, आ रहा हूँ आपके पास। दुष्यंत जी आ रहा हूँ। आरोप लगाया है, बिल्कुल किसी भी बड़े कदम को उठाने से पहले देश में एक अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है। बिना बनाए फिर 2011 में करवा लिया, बिना बनाए कर्नाटक में सिद्धारमैया की पहली सरकार ने करवा लिया था। क्या बात कर रहे हैं सर? यही हुआ ना फिर सर, आप ही की तर्क से, आप ही की बात से तो आ रहा हूं। देश की दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की यात्रा की, विभिन्न वर्ग, समुदाय, जाति, पंथों के नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की कि देश में एक समाज, कुछ जातियों के लोग हैं जो विकास की इस राह में निरंतर पिछड़ते जा रहे हैं, और उनको वोट नहीं दे पा रहे हैं। आपको आंकड़ों की जरूरत है। उन आंकड़ों के आधार पे संविधान में संशोधन करके आरक्षण देने की जरूरत है। उसके लिए आज एक अनुकूल माहौल बना है, इसलिए बात हो रही है। और आपको मैं एक चीज कह रहा हूं, मैं आपके बीच में बोला नहीं था और मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर कास्ट सेंसस आपके हिंदुत्व के एजेंडे को तोड़ने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों करा रही है भाई? आप क्यों करा रहे हो गलत काम? प्रधानमंत्री जी ने क्यों घोषणा करी? आप मत कराइए ना, मना कर दीजिए कि कोई कास्ट सेंसस नहीं होगा। और आप तो वैसे भी ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं देते। 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई, उसके दुष्यंत जी, हम तो नहीं कहेंगे, नौकरियां नहीं मिली हैं। भैया बताइए, जवाब दीजिए शुभेंदु दा। दुष्यंत जी, हम तो नहीं कहेंगे, हम तो कह रहे हैं जातीय जनगणना करवा लो या ना करवाओ। आपकी सरकार अगले 2047 तक पक्का नहीं आ रही है, उसके बाद में देखेंगे। विषय यही है कि आप मनोज के कहीं सरकार आनी हो, तय नहीं कर सकता। भारत की मान जनता तय करेगी सत्ता में कौन आएगा। बिल्कुल करेगी, पर आपने जो ये अलग अलग समय पर, अच्छा आप ये बताइए, तो भागती है, सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भाजपा देती है। बिल्कुल देंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा विनोद जी को ला लीजिए। मेरा एक प्रश्न है, मुझे थोड़ा इस चर्चा में अब विनोद जी को लेकर मैं आता हूं। आप दोनों थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए मैं आ रहा हूं। विनोद जी, बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, चाहे आप ममता बनर्जी को देख लें, अखिलेश यादव जी की पार्टी को देख लें, या फिर और भी पार्टियों को देख लें। ये मोटे तौर पर हमेशा इन्होंने जाति की, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के अंदर, ठीक है। जबकि हम सब जानते हैं कि जातियां अगर हैं ही तो वो सब जगह पर हैं। अभी हम लोग मदनी जी को कोट भी कर रहे थे, उन्होंने कहा है, आह्वान किया है, मुस्लिम लोगों से भी आह्वान किया कि आप अपनी जाति लिखवाइए, इसका आगे चल करके जो फायदा होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन इस पहलू को हमेशा से
तथाकथित सेक्युलर पार्टी जो सेक्युलर होने का दम भरती हैं, उन्होंने हमेशा से इसको बिल्कुल दबा के रखा। लाल जी, हमारे दोनों अच्छे हैं वक्ता और बढ़िया बहस कर रहे थे, लेकिन जो हमारा मुद्दा है उसको पीछे छोड़ रहे हैं। पीछे इसलिए छोड़ रहे हैं कि हम ये सीधे सीधे जो सियासी पार्टियों की मंशा जो है उसको हमने इस रिपोर्ट में जाहिर किया है जी। मंशा का सवाल है, जरा ये नागर साहब आप सुनिएगा, जो आपके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात आप कह रहे थे कि उस भारत जोड़ो यात्रा का ये था कि कर्नाटक में 4% अभी तक ओबीसी में मुस्लिम की आबादी थी, जिसको ग्रुप ए में रखा गया था। बिल्कुल। और ये जो मौजूदा इकोनॉमिक सर्वे का आपने नाम दिया है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और जातीय सर्वे की बात कर रही है, उसमें वो 8% हो गए, 4% अचानक बढ़ गए। डबल उसमें अगर ओबीसी और वहाँ एससी को आरक्षण मिलता था हर काम में हर बात के लिए, तो सिद्धारमैया सरकार आते ही मुस्लिम के लिए भी 4% अलग से रिजर्व हो गया। 1 करोड़ से 2 करोड़ के ठेका हम लोग आपसे डिस्कस कर चुके हैं, वो एक मजहब के आधार पर मुसलमानों को दिया जाने लगा। जब धर्म के आधार पे आरक्षण की व्यवस्था अंबेडकर के संविधान में नहीं है, तब आप जिस तरह से ममता बनर्जी, सुन लीजिए, आप ओबीसी के साथ धोखा कर रहे हैं और यह बचाने के लिए, यह बात छुपाने के लिए आप बार बार ओबीसी कर रहे हैं। नहीं, आप एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको ही सवाल दे रहा हूं। आप इसमें राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण का ये पूरा खेल है, इसको समझिए कि आप ओबीसी के नाम पे जो जाति की बात कर रहे हैं, जो मदनी साहब कह रहे थे, अगर इस्लाम में सब कोई बराबर है, संभाव का सब कुछ है, तो इसमें जाति कहां से आ गई? तब कहां से ये पसबंदा समाज आ गए जो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो सारा हक ऊपर वाले लोगों ने, 4 जो तबके हैं उन्होंने छीन लिया है। आप जब बात करते हैं तो आप वो एक हिस्सा छीन रहे हैं ओबीसी का, जो ममता बनर्जी के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में 62 ओबीसी मिलती हैं और 86 मुस्लिम कम्युनिटी से सारे के सारे उसमें ओबीसी बन जाते हैं। कर्नाटक का आप ये देखिए, तेलंगाना का आप देखिए, आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। और इस भ्रम की सियासत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है, जो गरीब है, जो सोसाइटी में वंचित है, उसको हक मिले इस जाति गणना से। आप लोग इसमें अपने अपने हिस्से की दुष्यंत नागर जी जो बात विनोद जी ने उठाई मैं जोड़ देता हूं। अब लगता तो ये एक मिनट लगता तो ये चाहे कर्नाटक हो, चाहे सुनिए ना, कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, तेलंगाना हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने बात उठाई थी कि ये लोग ओबीसी का आरक्षण जो है लेकर के कहीं और तुष्टीकरण के नाम पर दे देंगे, होता तो वही दिख रहा है। बताइए। ये मिश्रा जी ने तो देश के प्रधानमंत्री की बयान के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। कौन से? उन्होंने तो संवैधानिक स्थिति उत्पन्न कर दी। बयान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ क्या कहा? कुछ भी शुरू हो जाओ। मैं बोलूं तो कुछ भी। कौन से बयान पर बताइए ना, आप बयान बताइए, कौन से बयान पर? क्या बात कर रहे हो? मैं आपको तब से दूंगा, कुछ भी बताइए ना, बताइए। प्रधानमंत्री जी ने, अरे बोलने नहीं देते हो मिश्रा जी। बोलिए सर बोलिए। आपका ही मंच है, बोलिए सर, बोलिए। होने लगा है, देखिए। बोलो, लेकिन करेक्ट बोलो। जिस दिन मैं गलत बोल दूं ना, मेरे को बोल देना। मैं अच्छा ठीक है, चलिए आप बोल दीजिए कौन से बयान की बात आप कर रहे थे, बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 के आम चुनाव से पूर्व में खुद पसमंदा मुसलमानों के अधिकार की सही कहा था। सही तो कहा था। पैकेज देने की बात सही तो कहा था। बताइए, आप नहीं कहिए या कहिए। सही कहा था। कहना चाहता हूं, ओबीसी एक वर्ग है जो जिसमें धर्म नहीं है, जो कि उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पे है। और ये सारा आ गए अपने मनसा पे सीधे। चर्चा होके तब बना है। अंबेडकर जी ने संविधान में ये बात नहीं मानी थी। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ये बात नहीं थी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया शुभेंदु दा। उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, घूमते घूमते उनको यही समझ में आया कि कैसे हिंदुओं को अलग किया जाए। और मुसलमानों की भी तो जनगणना होगी, उसमें भी तो जातियां हैं, उससे आपको नुकसान होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये जब पिंडारा बॉक्स खुले, ठीक है, तो बहुत नुकसान हो जाए। इस चक्कर में आप पहले ये तय कर लीजिए। ठीक है। ये जो आपने पिंडारा बॉक्स की बात की है ना,
हमें तो लगता है कि ये जनगणना सोशल इंजीनियरिंग के मामले में वही बॉक्स साबित होने वाली है। बहरहाल समय की कमी है। शुक्रिया शुभेंदु दास, शुक्रिया दुष्यंत जी आपका भी, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे आज के बिहार में किस तरह की बात होती है। बस इतना बता के अभी ब्रेक ले रहा हूं कि बिहार में बना हुआ रेल इंजन अफ्रीका को निर्यात हो रहा है। आएंगे इस पर, करेंगे बात। वक्त है ब्रेक का। जब धरती